यह एक बहुत अच्छी लव स्टोरी है। यदि आपको आगे के चैप्टर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि नेक्स्ट चैप्टर। 228 दूरियां हुई खत्म। सिया राम से नाराजगी से मुंह फुलाए राम की ओर पीट करके खड़ी थी। उसकी नाराजगी देख राम हल्के से मुस्कुराया। वो जानता था कि गलती तो उससे हुई है। इस बात का खुलासा इस तरह होना, सिया का नाराज होना लाजमी है। राम उसके करीब जाकर उसे पीछे से ही बाहों में भरते हुए बोला, आई एम सॉरी! एक्सक्लेमेशन मार्क। मुझे तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन जिन हालात में हमारी शादी हुई सोचा क्या तुम इस बात को समझ पाओगी। और उस वक्त हमारे बीच नजदीकियां भी नहीं थी। सिया ने मुंह फुला कहा, हाँ मगर जब हमारे बीच प्यार हो गया तब तो आप बता सकते थे ना कि आप मुझे पहले से पसंद करते थे। राम ने उसके कंधे पर चिन टिका कहा, हाँ बता सकता था, लेकिन तब जरूरी नहीं लगा मुझे, क्योंकि तुम तो मेरी ही थी। जिसे मैंने पहली नजर में पसंद किया वो मेरी हमेशा हमेशा के लिए हो चुकी थी। मैं उसी खुमारी में था, खुश था, सोचा बता दूंगा किसी दिन, लेकिन तुमने मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया और चली गई। सिया ने अपना कंधा झटक उसे खुद से दूर किया और अलग हो बोली, आप जानते हैं आपने कितनी बड़ी गलती की है। अगर आप मुझे पहले बता देते, और उस वक्त क्यों नहीं बताया जब पहली ही बार में पसंद आ गई थी, तब बता देते ना। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राम उससे आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से बोला, ओ हेलो, पागल हो क्या तुम? मैं ऐसे ही राह चलते किसी लड़की को देखते ही कह देता कि प्यार करता हूँ तुमसे, वो भी 18 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की से। क्या मुझे लोगों से पित्ते देखना चाहती थी? कुछ तो मेरी इमेज का ख्याल रख कर बोलो। सिया ने गुस्से से कहा, देखा आप अपनी इमेज को लेकर कितने कॉन्शियस थे और अब भी हो, और आपको अब भी ये बात मजाक लग रही है, जबकि मैं सीरियस हूँ। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ तो मजाक जैसे बातें करोगी तो मजाक ही होगा ना। तो तुम ये सोच रही हो कि मैं गाड़ी से उतर कर आता और तुम्हें तुम्हारा स्कार्फ लौटता और बदले में तुमसे कहता कि मिस आई लव यू, क्या शादी करोगी मुझसे? सिया खुशी से सिर हिला बोली, हाँ आपको ऐसा ही करना चाहिए था। ये देख राम उसके सिर पर मार बोला, हाँ, और उसके बदले तुम्हारा जोरदार थप्पड़ पड़ता मुझे और पुलिस में मेरी शिकायत करती, वो अलग। क्या तुम मुझे तब हाँ कह देती? राम के इतना कहते ही सिया नाखून चबा सोचने लगी। राम ने उसके गाल को छूकर मुस्कुराते हुए कहा, पागल, जब जो होना है वो तभी होता है। हमारी किस्मत में था एक दूसरे का साथ, तो आज हम साथ हैं। सिया मुंह बना बोली, लेकिन आप एक बार ट्राई तो करते, क्या पता आपकी ये हैंडसम सी शक्ल देख और आपका चार्म देख आप पर फिदा हो जाती। थोड़ा तो मेरे पीछे पड़ते, मुझे वो फील तो आता कि कोई मेरे लिए भी मेरी गली के चक्कर काट रहा है। हाय कितना खुश होती मैं और आपको तुरंत हाँ बोल देती। उसकी बातें सुन राम मुस्कुराया और कहा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया? सिया उसे आंखें छोटी कर देखते हुए बोली, क्या मतलब? क्वेश्चन मार्क कोट। राम ने उसकी नाक खींच कहा, उस दिन जब तुम मुझे सिग्नल पर दिखी, उसी दिन तुम्हारे इस मासूम चेहरे ने मेरे दिल में जगह बना ली। मुझे आज भी याद है तुमने मस्टर्ड कलर के टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी, बालों का हाई पोनीटेल, बिल्कुल स्कूल की लड़की लग रही थी, और तुम्हारा ये स्कार्फ, इसमें से आने वाली तुम्हारी भीनी भीनी सी खुशबू मेरे मन को महका रही थी। जब मैंने चेहरे से स्कार्फ हटाया तो सामने तुम्हें देख मैं देखता ही रह गया, खो गया इस चेहरे में। उस पूरे दिन मैं तुम्हारे ख्यालों में ही डूबा रहा, लेकिन फिर रात तक अपना सिर झटक तुम्हारे ख्याल को दिमाग दूर किया और दूसरे दिन सुबह अपने ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन दूसरे दिन फिर से मुझे उसी सिग्नल पर मिली, साथ में एक और लड़की थी, शायद निशा थी वो। सिया ने सिर हिला कहा, हाँ वो निशा ही थी। एक्चुअली हम दोनों उस मार्केट के पास ही के बुक शॉप जाया करते थे जहाँ से हम अपनी कोर्स से रिलेटेड बुक्स मंगवाया करते थे। उस दिन भी हम अपनी बुक्स ही लेने गए थे। राम ने सिर हिला कहा, हम होगा, लेकिन जब दूसरे दिन तुम्हें देखा तो एक बार फिर खो गया तुम्हारी भोली शक्ल में। फिर सोचा कि तुम्हें तुम्हारा स्कार्फ वापस कर दूं, लेकिन इसके पहले कि मैं गाड़ी से बाहर आता तुम कैब में बैठकर चली गई। मैंने तुरंत ड्राइवर से तुम्हारी कैब का पीछा करने को कहा। ड्राइवर ने वैसा ही किया। फिर तुम्हारी कैब तुम्हारे हॉस्टल के आगे आकर रुकी और उसमें से तुम बाहर निकल हॉस्टल के अंदर चली गई। मैं गाड़ी से बाहर आया और अंदर जाने को हुआ, मगर गेट तक आते आते मैं रुक गया और मन ही मन सोचा, नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक लड़की का ऐसा पीछा करना और उसके पीछे पीछे यहाँ तक आना ठीक नहीं। यही सब सोच मैं वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया
और वहाँ से चला गया। लेकिन उसके बाद जब भी मेरा मन करता तुम्हें देखने का, तुम मुझे उसी सिग्नल पर देख ही जाया करती थी। शायद मेरी इच्छा शक्ति कुछ ज्यादा ही प्रबल थी, लेकिन जब मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कुछ ज्यादा ही झुका जा रहा हूँ तुम्हारी ओर, तो मैंने खुद को बहुत समझाया और कहा कि वो छोटी बच्ची है और ऐसे किसी अनजान लड़की के लिए दीवाना बनना कहाँ तक ठीक है। आखिर मैं ठहरा राम कुमार, मुझे मेरे नाम के हिसाब से ही बिहेव करना चाहिए। तो मैंने तुम पर से अपना ध्यान हटा लिया, लेकिन तुम्हारा स्कार्फ हमेशा मेरे साथ रहता। फिर एक दिन दादी माँ ने मेरी शादी तय कर दी रिया के साथ, तो उनकी खुशी के लिए और पापा की हेल्प के लिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। और फिर उसके बाद जो हुआ वो तो तुम जानती हो। लेकिन जब पहली बार मैंने तुम्हें उस रात अपने कमरे में देखा तो हैरान हो गया। मैं तो तुम्हें फटी आंखों से एकटक देख रहा था। मैं सोचने लगा कि जिसे कभी मैंने चाह कर भी अपनी जिंदगी में नहीं चाहा, वो मेरी जीवन संगिनी बनकर मेरी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आ गई थी। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन जब तुम्हारी आंखों में आंसू देखे तो मुझे बहुत बुरा लगा जैसे तुम्हारे साथ गलत हुआ है। और फिर तुमने भी तो मुझे धमकाकर कमरे से बाहर निकाल दिया था, याद है ना? सिया ने उसकी बात सुन कहा। हाँ तो क्या करती मैं? क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको देखा थोड़ी था, मुझे क्या पता आप कौन थे? किसी अजनबी को अपने कमरे में कैसे घुसने देती? ये सुन राम ने उसको हल्की मुस्कान के साथ करीब कर कहा, जानता हूँ, इसलिए तो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया था। अच्छा, चुपचाप नहीं, मुझे डरा कर गए थे बाहर आप। सिया ने मुंह बना कहा। तो राम ने उस रात को याद कर कहा, वो तो मैं ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहा था, क्योंकि तुम तो मुझे मेरे ही नाम की धमकी दे रही थी। याद है क्या कहा था तुमने? कहते हुए राम ने सिया की तरह आवाज निकाल कहा, अगर तुम मेरे कमरे से बाहर नहीं गए तो मैं अपने पति को बुलाऊंगी। और मैंने पूछा कौन पति जानती हो? तुमने बड़े ही कॉन्फिडेंस कहा, हाँ मेरे पति राम अभी आएंगे और तुम्हें अच्छे बताएंगे। कहते हुए उसने सिया की ओर देखा तो सिया हल्के से मुस्कुराई। राम ने आगे कहा, बस फिर तो क्या था, तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर, वो भी पति के संबोधन के साथ, मेरे दिल में एक सुकून उतर आया और मैं बिना कुछ कहे कमरे से बाहर आ गया था। सिया नाराजगी से बोली, आपने तब भी नहीं बताया कि आप ही हैं मेरे पति। आप ना शुरू से ही ऐसा करते आए हैं, आप हमेशा अपने मन की बात मुझसे छिपाते आए हैं, इसलिए ही आज हम इस मोड़ पर आकर खड़े हैं। कहते हुए सिया का गला भर आया। उसे सीरियस होता देख राम ने उसे गाल को छूकर कहा, हे क्या हुआ, तुम रो रही हो? सिया ने उसका हाथ झटक कहा, नहीं मैं क्यों रोऊं, लेकिन आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे। आपने क्या सबने ही मुझ पर यही इल्जाम लगाया कि मैंने आप पर भरोसा नहीं किया और किसी की बातों में आकर छोड़कर चली गई आपको। सबकी बातें सुनी, बर्दाश्त की, क्योंकि मैं थी गलत मानती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैं पूरी तरीके से गलत थी? क्या जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं थी? उसका सवाल सुन राम कुछ नहीं बोला और सोच में पड़ गया। सिया उसकी कॉलर पकड़ बोली, चुप क्यों है, बोलिए ना। नहीं है जवाब, आप बताइए। राम ने उसे देख कहा, सिया मुझे गुस्सा इस बात का था कि तुम कैसे किसी और की बातों में आ गई, कैसे तुमने ये मान लिया कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, थोड़ा तो विश्वास करती। सिया ने उसकी तरफ देख कहा, क्या आपने विश्वास करने के लिए आपने हमारे रिश्ते में पारदर्शिता रखी? कोई ट्रांसपेरेंसी थी हमारी शादी में? आपने शुरू से मुझसे बातें छिपाई, फिर चाहे मेरे दी का शादी से इनकार की वजह हो या उनका अमित जीजू के साथ प्यार, जिसकी वजह से मैंने आपको गलत समझा। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप अगर मुझे दी और अमित जीजू के बारे में बता देते तो मैं क्या उनका साथ नहीं देती? अरे बहन है वो मेरी और आपकी तो पत्नी थी ना, आपको इतनी बड़ी बात मुझे बताना जरूरी नहीं लगी? अब जिस हालात में हमारी शादी हुई, कहाँ से लाती मैं वो विश्वास? चलिए उस बात को भी छोड़िए, आपने रागिनी की बात मुझसे छिपाई, उसके बारे में छिपाने की क्या जरूरत थी? और अब सबसे बड़ी बात कि आप मुझे पहले से पसंद करते थे, मैं आपकी पहली पसंद थी, ये बात आज मुझे पता चल रही है, तो आप ही बताएं मैं खुश हूँ या नाराज? क्या करूँ मैं? राम ने असमंजस से पूछा, लेकिन इसमें नाराजगी की क्या बात है? बात है और दुख इस बात का है कि आप नहीं समझे। आप अगर ये सच मुझे हमारी शादी के बाद ही बता देते तो मुझे आपके प्यार पर, अपने रिश्ते पर पक्का भरोसा हो जाता। अगर कोई आकर मुझसे आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहता ना, तो उसके मुंह पर 2 तमाचे लगाकर कहती कि मेरे राम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं, उनकी पहली और आखिरी पसंद भी मैं हूँ, उनकी जिंदगी में आने वाली मैं ही पहली और आखिरी लड़की हूँ।
मैं बड़े घमंड और विश्वास से सबको जवाब देती, लेकिन नहीं, मेरे पास ना वो विश्वास था ना वो घमंड कि आपकी पत्नी होने के ताने ये दावा कर सकती कि मेरे राम ने मुझसे कुछ नहीं छिपाया। ये सब तो मैं पहले से जानती हूँ। मैं न सिर्फ उनकी पत्नी हूँ बल्कि मैं ही उनका प्यार हूँ। बोलिए, आपने इसकी गुंजाइश रखी कहीं? सिया के सवाल पर राम खामोश ही रहा। वो कुछ नहीं बोल पाया। वो बस भरी नजरों से सिया को देखे जा रहा था, जिसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। तभी अचानक से बारिश होने लगी और दोनों उसमें भीगने लगे। राम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ कहा, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। सिया ने उसका हाथ झटक कहा, नहीं, मुझे यही अभी सारी बातें करनी है और आप बस आज सुनेंगे। कहते हुए सिया अपने आंसू पोंछ आगे बोली, हाँ तो सुनिए। क्या कहा था आपने कि मैंने आपके प्यार पर विश्वास नहीं किया और कैसे सोच लिया कि आप किसी और से प्यार करती हूँ? तो सुनिए मिस्टर राम कुमार, जिन हालात में हमारी शादी हुई ना, उसने मेरे सारे सपने बिखेर के रख दिए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि एक 19 साल की लड़की को अपने पापा और परिवार के लिए एक ऐसे इंसान से शादी करा दी गई जिसे उसने कभी नहीं देखा। हर लड़की के शादी को लेकर कुछ अरमान होते हैं, मेरे भी थे। लव मैरिज हो अरेंज मैरिज, रस्में तो होती ही है ना ही हल्दी लगी ना ही मेहंदी, बस बैठा दिया मंडप में और ये कह दिया गया कि लगा लो सिया इस इंसान के साथ 7 फेरे और बन जाओ इसकी पत्नी। फिर भी मैंने शादी को दिल से अपनाया और इस रिश्ते को निभाया। जब आपके साथ रहने लगी, आपको जाना तो आप भाग गए मुझे। आपकी अच्छाई और आपकी मेरी हर पल केयर करना, हर समय मुझे खुश रखने की कोशिश करना, मेरे सपने को पूरा करने में मदद करना, आपकी हर बात ने कायल बना दिया मुझे आपका। कब आपसे प्यार करने लगी पता ही नहीं चला। माना कि उस समय मेरे शादी को लेकर कोई सपने नहीं थे, लेकिन मेरा सपना तो था ना डॉक्टर बनने का। मैंने तो जीवन साथी को लेकर सपने देखने शुरू भी नहीं किए थे कि आप मेरे जीवन साथी बन गए। फिर भी मैंने कोई शिकायत नहीं की, लेकिन क्या पता था कि शादी के नाम पर एक डील हो रही है, एक कॉन्ट्रैक्ट, जिससे मैं अनजान थी। इस पर राम ने कुछ कहना चाहा तो सिया उसे हाथ देखा, बोली, जानती हूँ कि आपने नहीं, मेरे पापा ने छिपाई थी ये बात, लेकिन मैं थी तो अनजान ना। अब आप ही बताएं कि इतनी सारी बातों की सच्चाई सामने आने पर मेरा विश्वास क्यों न डगमगाए। इंसान हूँ मैं, भगवान तो नहीं, और न ही आपकी तरह महान की अपनी कमीनी दोस्त की फितरत का पता होने बावजूद उस पर भरोसा करना, जिसने आपका दिल दुखाया फिर भी उसकी मदद करना। राम बिल्कुल खामोश था। वो बिना कुछ बोले बस सिया की सुन रहा था। आज उसने अपने दिल हाल जो बयान किया था राम के सामने। राम उसके पास आया और उसके आंसू पोंछ बोला, माफ कर दो मुझे। सिया ने उसका हाथ झटक कहा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? माफी तो मैंने मांगी है आपसे, और अब भी मांगती हूँ अपने करता ना करता गुनाहों की, सिर्फ इसलिए कि प्यार करती हूँ आपसे, बहुत प्यार। मैं जानती हूँ गलती हुई मुझसे, और हर बार सबके सामने गिड़गिड़ा कर आपके पैरों में गिरकर माफी मांगी है, लेकिन फिर भी झेली तो मैंने आपकी बेरुखी ही ना। आप नहीं जानते जब आप मुझसे बेरुखी से पेश आते थे तो कितना दुखता था दिल में। कहते हुए उसने अपने दिल पर हाथ रखा और आंखें बंद कर आंखों में भर आए आंसू को आंखों से खाली किया। बारिश की बूंदों में भी उसके आंसू साफ नजर आ रहे थे। सिया ने आगे कहा, जब से आई हूँ तरस गई हूँ आपके प्यार के लिए, आपकी प्यार भरी उस छुअन के लिए जो मुझे मेरे जिंदा होने का एहसास दिला सके, जो मुझे ये एहसास दिला सके कि आप सिर्फ मेरे हैं और मैं आपकी हूँ। चाहे दूरियां कितनी भी आए, लेकिन हम हमेशा से एक थे और एक रहेंगे। लेकिन आप तो अब भी मुझसे दूर है, बहुत दूर। आप क्या आपके सामने अपने प्यार की भीख मांगनी होंगी मुझे? आप नहीं समझ सकते मेरी तड़प को, या आप पर अब मेरा कोई हक नहीं रहा। सिया के इतना कहते ही राम उसके करीब आया और आंसू पोंछ बोला, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा है हक है सिया, पहले भी अब भी और हमेशा रहेगा। माफ कर दो मुझे कि मैं तुम्हारी मन की बात नहीं समझ पाया, माफ कर दो। कहते हुए उसने सिया की आंखों में बारी बारी से देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसुओं का सैलाब था। राम उसके करीब आकर हल्के से उसकी आंखें चूम ली, फिर उसके माथे को चूमा, फिर कांपते होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। कुछ देर बाद जब सिया अलग हुआ तो सिया ने अपनी नजरें झुका ली और शर्माकर उसके गले लग गई। राम ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मुझ पर और मेरे प्यार पर सिर्फ तुम्हारा हक है। इतना बोल राम ने उसे गोद में उठा लिया। सिया ने चौंक कर उसकी आंखों में देखा तो राम हल्के से मुस्कुरा कर कहा, दूरियों को मिटाकर फसलों को कम करना है, जिससे तुम्हारे मन में मुझे लेकर कभी कोई अविश्वास ना हो। इतना बोल राम उसे कमरे में ले आया।
उसे बेड पर लिटा उसके चेहरे पर झुक गया और उसके होठों प्यार से चूमने लगा। धीरे धीरे उसकी किस गहरी होती गई, जैसे वो सिया को अपने प्यार का एहसास करा रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता दोनों अपनी मदहोशी में खोने लगे। राम के हाथ सिया के बदन पर हर हिस्से को सहलाने लगे, जिससे सिया को बेचैनी बढ़ने लगी। उसने कस के राम को अपने बाहों में भर लिया। दोनों की धड़कन एक लय में धड़क रही थी। अगले ही पल उसकी साड़ी उसके बदन से हटकर जमीन पर थी और साथ में राम का शर्ट भी। राम उससे कशिश भरी नजरों से देखने लगा और सिया शर्म से खुद में ही सिमटने लगी। ये देख राम ने उसे खुद के और भी करीब कर शर्म के सारे पर्दे गिरा दिए। उसके होठ सिया के बदन पर अपने प्यार की छाप छोड़ रहे थे और सिया और भी मदहोश हो रही थी। राम की नंगी पीठ पर सख्त होती सिया की हथेलियां राम की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रही थी। आज की रात उनके मिलन की रात थी। मदहोशी का आलम कुछ ऐसा था कि बाहर गिरती बारिश की बूंदें जैसे उनके मिलन का ही संगीत गा रही हो, जैसे एक अरसे बाद धरती और आकाश का मिलन हुआ हो। तपते रेगिस्तान पर सावन की झमाझम बारिश हुई हो और उसमें तृप्त हुए हों बरसों से प्यासे दो प्रेमी। विरह की अग्नि में जलकर आज उनके तन और मन को पूर्वा की शीतल बयार मिली हो। बाहर बारिश और कमरे में दो धड़कते दिलों को धड़कनों और सांसों का शोर। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए। इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए। CH 229 प्यारी सुबह जब राम की आंख खुली तो सिया उसकी बाहों में सिमटी थी। वो गहरी नींद में थी, आंखें बंद किए, चेहरे पे गुलाबी रंगत लिए जैसे वो सुहाने सपने में खोई हुई थी। उसके होठों पर मंद मुस्कान सजी थी, जैसे कोई फूल उसके पहलू में मुस्कुरा रहा हो। उसे देख राम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने प्यार से उसके चेहरे को छुआ और मन ही मन कहा, ये सपना मैंने 10 साल पहले देखा था कि जब भी मेरी आंखें खुली तुम मेरी बाहों में हो, और अब से ऐसा हर रोज होगा। तुम्हें खुद से दूर कभी जाने नहीं दूंगा। लाल, मैं समझ ही नहीं पाया तुम्हारे मन की भावनाओं को, लेकिन अब से खुद से ही प्रॉमिस करता हूँ कि अब से तुम्हारी आंखों में आंसू कभी आने नहीं दूंगा और ना ही हम दोनों के बीच कोई राज होगा। तुमसे अब कुछ नहीं छिपाऊंगा। इतना बोल राम ने हल्के से उसके माथे को चूम लिया। सिया नींद में ही कुनमुनाई। राम ने उसे खुद से अलग करना चाहा तो सिया नींद ने अपनी अधखुली आंखों से राम को देखा, फिर उससे लिपटते हुए बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? सोने दीजिए ना, बरसों बाद इतनी सुकून की नींद आई है। ये सुन राम मुस्कुरा उठा। उसने बहुत प्यार से कहा, तुम सो जाओ, मुझे तो जाने दो। नहीं, आप ऐसे ही रहिए। इतना बोल वो फिर से राम के सीने में मुंह छिपाए सो गई। राम ने भी उसे अपनी बाहों में समा लिया। करीब 1 घंटे बाद दरवाजे के बाहर से लव कुश की आवाज आई। उनकी आवाज सुन राम की आंखें तुरंत खुल गई। उसने सिया से कहा, सिया उठो, दरवाजे पर लव कुश है। सिया ने मुंह बना कहा, हाँ तो क्या हुआ? वैसे भी ये शैतान रोज आ जाते हैं मेरी नींद खराब करने। इन्हें तो मैं बाद में अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन अभी मुझे सोना है। कहते हुए वो दूसरी ओर पलट कर सो गई। तभी लव कुश की एक बार फिर दरवाजा पीटने की आवाज आई। मम्मा, पापा, दरवाजा खोलिए, राम ने हड़बड़ाते हुए कहा। हाँ, आ रहा हूँ बच्चों, बस 1 मिनट। इतना बोल उसने सिया के कंधे को हिला कहा, सिया, हमारे बच्चे दरवाजे पर है और शायद तुम भूल रही हो कि हम दोनों इस समय किस कंडीशन में हैं। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं दरवाजा खोल देता हूँ। राम के इतना कहते ही सिया फिर से कुनमुनाए, लेकिन राम ने उसे कुछ कहने का मौका नहीं दिया और उसे गोद में उठा के वॉशरूम में ले गया। उसे वहीं छोड़ वो बाहर आते हुए बोला, अब रेडी होकर ही बाहर आना। इतना बोल उसने दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने जमीन पर इधर उधर पड़े अपने और सिया के कपड़े समेटे और एक चेंजिंग एरिया में रख दिए। वो दरवाजा खोलने के आगे बढ़ा और मन ही बोला, थैंक गॉड कि मैंने रात में डोर लॉक कर दिया था, वरना हमारे बच्चे भी अपनी माँ की तरह एकदम तूफान मेल है। कहते हुए राम ने दरवाजा खोला तो लव कुश जल्दी से अंदर आते हुए बोले, गुड मॉर्निंग पापा। राम ने मुस्कुराकर दोनों को प्यार किया और कहा, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। कुश ने कमरे में नजरें दौड़ाते हुए कहा, मम्मा कहाँ है पापा? मम्मा वॉशरूम में है बेटा, अभी आ जाएगी। इतना बोल राम ने दोनों को ऊपर से नीचे देख कहा, क्या बात है, तुम दोनों तो बिल्कुल रेडी लग रहे हो, वो भी इतनी सुबह। राम के इतना कहते ही लव ने अपनी हथेली अपने माथे पर मारी और कहा, ओफो पापा, आप दोनों भी ना, पता नहीं आप दोनों को हुआ क्या है। आप दोनों आजकल हर रोज देर से उठते हैं और हम दोनों को आपको उठाना पड़ता है। आप दोनों बहुत लेजी हो गए हो सच में। राम ने नासमझी से कहा, क्या मतलब?
फिर से देर हो गई। कितने बज रहा है? पापा आप घड़ी में टाइम तो देख लीजिए। कुश के इतना कहते ही राम की नजर घड़ी पर पड़ी तो आंखें खुली की खुली रह गए। उसने हैरानी से कहा, 11 बज गए, सच में देर हो गई। कुश ने सिर हिला कहा, यस पापा, तभी तो हम आपका वेट कर रहे हैं। स्वीटी मासी और कुणाल अंकल भी चले गए और निशा मासी और अभय अंकल आप दोनों का कब से नाश्ते पर वेट कर रहे हैं और आप दोनों हैं कि यहाँ सोए हुए हो। वेरी बैड पापा, राम ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा, सॉरी बेटा, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ नीचे, बस तुम्हारी मम्मा बाहर आ जाए। उसकी बात सुन लव कुश ने सिर हिलाया। इधर वॉशरूम में सिया नहाते समय अपने बदन पर उठे निशानों को देख रही थी जो पिछली रात राम ने ही उसे दिए थे। पिछली रात के बारे में सोच सिया के गाल एक बार फिर लाल हो गए और आंखें शर्म से नीचे झुक गई। उसे आईने में से अब अपने आप को देखने में भी बहुत शर्म आ रही थी। सिया ने बाथरूम में रखा बाथरोब पहना और मुस्कुराते हुए बाहर आई। उसे देख लव कुश ने तुरंत खुशी से उससे लिपटते हुए बोले, गुड मॉर्निंग मम्मा। उद्धरण चिन्ह डॉट। सिया दोनों के सिर पर प्यार से हाथ रख बोली, गुड मॉर्निंग बच्चा। कोट डॉट। लव ने राम की ओर देख कहा, पापा अब आप भी रेडी हो जाइए, देखो मम्मा तो नहाकर भी आ गई। लव के कहते ही राम की नजरें सिया की ओर उठी तो देखता ही रह गया। भीगे बालों वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। सिया ने भी नजरें उठाकर उसे देखा और उससे नजरें मिलते ही तुरंत नजरें झुका ली। उसकी इस अदा पर राम हल्के से मुस्कुरा उठा। राम ने उस पर से नजरें हटाकर लव कुश से कहा, बेटा आप लोग नीचे जाओ, हम अभी जल्दी से रेडी होकर नीचे आते हैं। ओके ओके पापा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इतना बोल दोनों ने सिर हिलाया और जाने लगे, मगर दरवाजे तक आते ही कुश ने पलटकर राम की ओर देखा और कहा, वैसे पापा आप लोगों का रूम लॉक क्यों था आज? आप लोग तो कभी लॉक नहीं करते। कुश के सवाल से सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने बेचारगी से राम की ओर देखा। राम शरारत से मुस्कुराते हुए कुश के पास आकर बोला, बेटा मैं और आपकी मम्मा ना रात में एक गेम खेल रहे थे। ये सुन सिया ने आंखें छोटी कर उसे देखा और राम शरारत से उसे देख रहा था। लव ने पूछा, गेम खेल रहे थे? कौन सा गेम खेल रहे थे मम्मा आप दोनों? लव के सवाल पर तो सिया की हालत खराब हो गई। उसने राम को घूरते हुए कहा, दीजिए जवाब। आप चुप क्यों हैं? राम ने कहा, वो हम दोनों लुका छिपी खेल रहे थे और आपकी मम्मा कहीं दूर जाकर छिप ना जाए इसलिए मैंने ये रूम ही लॉक कर दिया और आपकी मम्मा कहीं जा ही नहीं पाई। कुश ने खुशी से कहा, वाह पापा गुड। फिर कौन जीता आपके इस गेम में, मम्मा या आप पापा? राम ने सिया की ओर देख कहा, बेटा हम क्या आपकी मम्मा से कभी जीत सकते हैं क्या? मैं हार गया और आपकी मम्मा जीती, लेकिन अपना सब कुछ हार कर भी मैंने आपकी मम्मा को जीत लिया। इस बात की खुशी है मुझे। कहते हुए उसने सिया की ओर देखा। वो आंखें बड़ी बड़ी कर उसे कुछ भी ना कहने का इशारा कर रही थी। कुश अपना सिर हिला बोला, आपकी बातें ना कुछ भी समझ नहीं आए पापा। आपने पहले कहा आप हारे, फिर कहा आप जीत गए, मतलब क्या हुआ? राम कुछ कहता उसके पहले लव उसके सिर पर हल्के से मार बोला, हाँ तो तुझे समझना भी क्यों है? छोड़ ना मम्मा पापा आपस में देख लेंगे, चल हम चलते हैं। कहते हुए उसने राम और सिया की ओर देख कहा, आप दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाए। ये सुन राम सिया ने सिर हिलाया तो लव कुश कमरे से बाहर चले गए। जारी है 230। राम ने छेड़ा सिया को। लव कुश के जाते ही सिया ने दौड़कर डोर लॉक किया और राम को घूरते हुए बोली, तो क्या कह रहे थे आप? राम ने कंधे उचका कर कहा, क्या दिया मैंने? कुछ भी तो नहीं। सिया उसके करीब आकर बोली, अच्छा कुछ भी नहीं। बच्चों से कोई ऐसे बातें करता है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे हमारे बच्चे। राम ने बेपरवाही से कहा, अरे कुछ नहीं सोचेंगे, हमारे बच्चे बहुत ही मासूम और समझदार है। और लव को नहीं देखा, उसे तो इंटरेस्ट भी नहीं था जो भी मैंने कहा उसे समझने में। कहते हुए राम ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। राम के ऐसे झटके से खींच लेने से सिया के गीले बाल उसके चेहरे पर आ गए। सिया आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। राम ने उसके चेहरे पर आ रहे बालों को अपनी उंगलियों से हटाया और उसे बहुत प्यार से देखते हुए कहा, इतनी मुश्किल से तो मिली हो और तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। कहते हुए उसकी नजर उसके होठों के नीचे काले तिल पर जाकर टिक गई। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो इरादे क्या है? राम उसकी आंखों में बड़ी कशिश से देख रहा था। सिया के गीले बालों के बीच उसका मासूम चेहरा किसी फूल की तरह खिल रहा था और उसके नाजुक होठ गुलाब की पनखुड़ी की तरह। राम उनकी मदहोशी में खो रहा था।
सिया भी उसकी आंखों में एकटक देखे जा रही थी। राम ने अपने अंगूठे से उसके तिल को सहलाते हुए कहा, बहुत नेक है। कहते हुए उसके होठों के करीब आया। वो उसे किस करता उसके पहले ही सिया ने उसके होठों पर अपनी हथेली रख दी। राम ने मुंह बना कहा, अब ये क्यों? सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि इसका टाइम नहीं है अभी। राम ने उसकी हथेली हटा कहा, प्यार का भी कोई टाइम होता है भला, जब मन करे तब कर लेना चाहिए। सिया ने आंख दिखा कहा, आप ही ना? अरे क्या आप ही ना कर रही हो? कहते हुए राम ने फिर से उसे अपने करीब कर लिया। सिया उससे दूर होने की कोशिश कर बोली, क्या कर रहे हैं? मैं नहा कर आई हूँ। हाँ तो क्या हुआ, मैं नहीं नहाया हिसाब बराबर। कहते हुए उसने सिया का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और उसके नर्म मुलायम होठों को बहुत प्यार से चूमने लगा। सिया भी उसकी इस किस में खो गई। उसके हाथ अपने राम के बालों में चलने लगे। कुछ देर बाद जब राम ने उसे छोड़ा तो सिया वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये देख राम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल हुई तो उससे अलग होते हुए बोली, बहुत बुरे हैं आप मेरी बात कभी नहीं मानते। राम ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, अच्छा और क्या नहीं माना मैंने? सिया ने उसके सीने पर हल्के से मारते हुए कहा, हटिए, मुझे कुछ नहीं बताना, जाइए आप, मुझे रेडी होना है। राम ने उसकी बाह पकड़ अपनी ओर कहा, अरे तुम तो नाराज हो रही हो, और मैंने तो सुना था कि शेरनी के मुंह अगर एक बार खून लग जाए तो वो शांत नहीं बैठती, लेकिन तुम तो। कहते हुए राम शरारत से मुस्कुराया। ये देख सिया का पूरा मुंह खुल गया। उसने हैरानी से कहा, आपने मुझे शेरनी कहा? खूंखार शिकार करने वाली शेरनी? राम ने उसके आगे सिर झुका कहा, नहीं, मैंने तो खुद को शिकार कहा बस। इतना बोल राम हंस पड़ा और सिया मुंह खोले उसे देखने लगी। सिया नाराजगी से उसके पीछे उसे मारने के लिए दौड़ी तो राम उससे बचने के बाथरूम में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। सिया ने उसे धमकाते हुए कहा, आप आइए बाहर तब बताती हूँ आपको। ये सुन राम ने हल्के से दरवाजा खोल कहा, अरे मैं तो आपका शिकार ही हूँ, मैं जानता हूँ। अब तो आप मेरा रोज थोड़ा थोड़ा शिकार करेगी और रोज थोड़ा थोड़ा खाएंगी, क्योंकि शेरनी के मुंह खून जो लग गया। ये सुन सिया उसकी ओर पंच बनाकर दौड़ी और कहा, यू। उसको आता देख राम ने हंसते हुए फिर से दरवाजा बंद कर दिया और अंदर से कहा, अब बाकी का शिकार रात में करना, अभी के लिए बख्श दो। सिया ने भी बाहर से कहा, आप बाहर तो आइए, फिर बताती हूँ आपको, अच्छी से कराती हूँ शिकार। इतना बोल वो भी अलमारी की ओर आए और उसमें से अपने लिए साड़ी निकालने लगी। उसने अपने लिए धानी कलर की साड़ी निकाली और पहनने चली गई। कुछ देर बाद वो साड़ी पहनकर आईने के सामने बैठी अपने बाल संवारने लगी। राम की शरारत का ख्याल आते ही उसके होठों पर मुस्कान चली आई। उसने आईने में देख खुद से ही कहा, अभी भी नहीं बदले। इनके प्यार करने का और मुझे छेड़ने का तरीका वैसे ही है जैसा पहले हुआ करता था, बिल्कुल बेशर्म है। इतना बोल वो हल्के से हंस पड़ी। उसने फिर से अपने आप को निहारा। उसके चेहरे पर आज गजब का नूर था और गालों में जैसे गुलाब खिले हुए थे, जैसे ब्लश ऑन किया हो। पिछली रात जो कुछ भी उसके और राम के बीच हुआ वो सब याद कर उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। खुद को आईने में देख कहा, सिया तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे नई नवेली दुल्हन हो। अरे तेरे 2 बच्चे भी है, भूल गई। इतना बोल वो चुप हुई, फिर मुंह बना बोली, हाँ तो क्या हुआ? हमारा मिलन किसी नए नवेली जोड़े से कम था क्या? इनका छूना आज भी नया सा एहसास दिला जाता है। इनका प्यार मेरे जीवन का अनमोल खजाना है और मैं इसे हमेशा सहेज कर रखना चाहती हूँ। इतना बोल वो मुस्कुराए। बाथरूम के दरवाजे पर खड़ा राम उसकी सारी बातें सुन रहा था, जिसका सिया को कोई पता नहीं था। सिया ने फिर से अपना चेहरा आईने देख मुंह बना कहा, लेकिन अब इन गालों का क्या करूं? ये तो ठीक ही नहीं हो रहे। उसने अपने गाल मसलते हुए कहा, ये आज कुछ ज्यादा ही लाल नहीं हो रहे। अगर किसी ने ऐसे देख लिया तो जाने क्या सोचे। उसने फिर से अपने गालों को सहलाया, लेकिन फिर भी लाली वैसे ही बनी हुई थी। सिया ने अपनी गर्दन झटक कहा, ये तो अभी भी ऐसे ही है। तभी राम पीछे से उसके करीब आया और उसके कंधे पर अपनी चीन टीका बोला, ये तो मेरे प्यार का असर है मैडम, ये लाली ऐसे नहीं जाएगी। सिया ने आईने में से देख बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा तो अब क्या करूं मैं? राम ने उसे अपनी ओर घुमा के उसके गाल से गाल लगाकर हल्के से रगड़ते हुए कहा, ऐसे जाएगी। उसके ऐसा करते ही सिया की धड़कनें बढ़ गई। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई।
उसको ऐसे देख राम मुस्कुराया और उसने दोबारा से वैसा ही किया, लेकिन इस बार सिया ने उसे खुद से दूर धकेल कहा, ये क्या कर रहे हैं, दर्द हो रहा है। राम ने असमंजस से कहा, दर्द? लेकिन क्यों? सिया अपना गाल सहलाते हुए बड़ी मासूमियत बोली, आपकी दाढ़ी चुभी। उसकी मासूमियत देख राम के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने भी उसका गाल सहलाकर कहा, ओ दाढ़ी चुभ गई। सिया ने सिर हिला कहा, विस्मयादिबोधक चिन्ह। बहुत जोर से। राम ने कान पकड़ कहा, सॉरी, रुको मैं ठीक कर देता हूँ। इतना बोल उसने उसके दोनों गालों को बारी बारी से चूम लिया। उसके ऐसा करते ही सिया मुस्कुराई। राम ने उसे देख कहा, अब ठीक है। सिया ने हाँ में सिर हिलाया, मगर अगले ही राम को खुद से दूर कर कहा, हटिए परे, आपको तो बस पास आने के बहाने चाहिए। चलिए जल्दी रेडी हो जाइए, नीचे भी जाना है। कब तक यूं टॉवल में नंगू पुंगू घूमते रहेंगे? मुझे आपको ऐसे देखने का कोई शौक नहीं है। आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, जल्दी से रेडी हो जाइए, सब वेट कर रहे होंगे। सिया के इतना कहते ही राम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें कोई शौक नहीं? इस पर सिया ने हाँ में सिर हिलाया तो राम ने कहा, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे कई बार देखती आए हो, वो भी छिप छिप कर। तब तो बड़ा अट्रैक्टिव लगता था ना मैं तुम्हें। राम के इतना कहते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मुंह बना बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं? कुछ भी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, मैं आपको छिप छिप कर क्यों देखूंगी? ये सुन राम उसके करीब आया और उसकी बाहें पकड़ बोला, अच्छा बताऊं कब और कहाँ तुमने मुझे छिप छिप कर देखा है? याद दिलाऊं? प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ बोलो। राम के सवाल पर सिया इधर उधर देखने लगी। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, इनको कैसे पता कि मैं इन्हें ऐसी हालत में छिप छिप कर देखा करती थी? इनकी क्या पीछे भी आंखें हैं क्या, या कोई अंतर्यामी? मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ सिया, बस तुम्हारी हरकतों पर मेरी नजर हुआ करती थी। मुझे सब पता होता था, लेकिन कभी कहता नहीं था। राम ने जैसे ही इतना कहा तो सिया हैरानी से बोली, अब आपको मेरे मन की बात भी सुनाई देती है क्या? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है मैं सब समझ जाता हूँ। ये सुन सिया ने अपनी पलकें झुका ली। राम ने उसकी झुकी हुई पलकें देख कहा, तो बताऊं तुमने मुझे कब कब देखा? सिया ने कुछ नहीं कहा तो राम ने आगे कहा, जब मैं जिम में रहता था तब तुम छिपकर देखती थी, और जब नहाते समय तुमने मुझे बाथरूम में झांक कर देखा था। और फिर राम इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही सिया ने उसके होठों पर हाथ रखा, ना में गर्दन हिलाई। राम शरारत से मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखने लगा। सिया ने झेपते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, आप आ जाना रेडी होकर। इतना बोल उसने राम को खुद से दूर धकेला। राम सीधा बेड पर जा गिरा और सिया दरवाजे की ओर बढ़ गई। राम ने हंसते हुए कहा, अरे पूरी बात तो सुनती जाओ। सिया ने दरवाजे पर आकर कहा, कुछ नहीं सुनना मुझे, बहुत ही बेशरम है आप, बिल्कुल पहले की तरह कुछ भी बोलते हैं। मैं चली, आप भी जल्दी आ जाए। इतना बोल वो बाहर गई और दरवाजा धड़ाम से बंद किया। उसके ऐसा करने से राम जोर से हंस पड़ा। अचानक हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी आंखें टटोली तो उनमें आंसू देख हैरान रह गया। फिर अपनी उंगली देख बोला, एक अरसे बाद आज इतना हंसा हूँ, और उसकी वजह सिर्फ तुम हो सिया। कमबख्त, ये आंसू भी नागम हो चाहे खुशी आ ही जाते हैं आंखों में किसी बहाने से। इतना बोल उसने बैग पर रखा अपना शर्ट उठाया और पहनने लगा। इधर सिया दौड़ते हुए नीचे आई। सभी उसका और राम का ही इंतजार कर राज थे। निशा ने उसे देख कहा, अरे तू ऐसे भागकर क्यों आ रही है? कहीं जीजू से तो बचकर नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुझे छोड़ ही ना रहे हो? हाँ बोल, कहते हुए उसने शरारत से अपनी एक आंख दबा दी। उसके ऐसा करते ही सिया ने आंखें बड़ी बड़ी कर उसे घूरा और अपने आसपास देखा। लवकुश इस समय वहाँ थे। उसने राहत की सांस ली और निशा का कान खींच बोली, बहुत बदमाश है तू, कुछ भी बोलती है, बिल्कुल अपने जीजू की तरह। बोलने से पहले आसपास देख तो लिया कर। निशा ने कंधे उचका कहा, अब कुछ गलत थोड़े ना बोला है। तुम जिस तरह हाफते हुए आए ऐसा लगा जैसे किसी से बचकर आए हो, तो ओबियसली जीजू का ही ख्याल आएगा ना। सिया उसके सिर पर हल्के से मार बोली, चुप कर, बड़ी आए जीजू वाली। सिया अपना सिर सहलाते हुए एकदम से कुछ सोच बोली, एक मिनट। विस्मयादिबोधक चिन्ह, वैसे जीजू ने क्या बदमाशी कर दी जो तू बचकर भागी है? निशा का सवाल सुन सिया उसे घूरकर देखते हुए बोली, निशा मार खाएगी हाँ तू मेरे हाथों से, ज्यादा बोल रही है। निशा ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, अरे ये क्या हुआ?
सिया तुरंत अपने चेहरे को छूकर बोली, कहाँ? क्या क्या हुआ? निशा उसके गाल छू बोली, ये क्या है? सिया ने अपने गालों से हाथ लगाया और फिर अपनी हथेली देख बोली, कहाँ क्या है? निशा ने आंखें बड़ी बड़ी कर कहा, अरे ये तेरे गाल इतने लाल कैसे हो गए? कहीं जीजू ने काट तो नहीं लिया? निशा के इतना कहते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और गुस्से से निशा को घूरते हुए उसे मारने को दौड़ी। निशा उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगी। वही खड़ा अभिषेक दोनों सहेलियों की ये चुगलबाजी देख मुस्कुरा रहा था। जारी है।